करंट अफेयर्स लिंकेज विथ यूपीएससी सिलेबस में आप सभी का स्वागत है। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी यूपीएससी की जो प्रिपरेशन है वो भी अच्छी चल रही होगी। आज के इस सेशन में हम 4 और 5 सितंबर के इम्पोर्टेंट करंट इवेंट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और जो जितने भी इम्पोर्टेंट करंट के जो टॉपिक रहे हैं उनको उनमें हम देखेंगे कि कैसे हम उसको हमारा जो मेंस का सिलेबस है उससे लिंक कर पाते हैं और कैसे हमारे आंसर राइटिंग को इम्प्रूव कर पाते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपना सेशन शुरू करते हैं। आज के जितने भी टॉपिक्स हैं वो हम पहले उनके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। उन्हीं को अपडेट करने के लिए आगे कुछ एडिटोरियल्स आए हैं जिससे हम इम्पोर्टेंट इवेंट्स को कलेक्ट करेंगे और हमारे नोट्स को अपडेट करेंगे। सबसे पहला जो टॉपिक है वो एआई को लेकर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके। यहाँ पे एक एडिटोरियल आया था जिसमें कि एआई के बारे में डिस्कशन किया गया था, जो कि इस बेस पे था कि अभी जो 3D पोस्ट ऑफिस बनाया गया है 3D प्रिंटिंग की मदद से, उस पे बेस था। लेकिन उससे हम हमारे एआई को लेके किस तरीके से नई चीज़ें निकालते हैं अपने इन एडिटोरियल से, वो देखेंगे। यहाँ पे जैसे बताया गया है कि नेस्कॉम के हवाले से सरकार ने संसद में बताया कि भारत में कृत्रिम मेधा से लगभग 4,16,000 पेशेवरों के लिए रोजगार के सृजन का अनुमान है। जब कभी एआई और रोजगार के कॉन्ट्रास्ट की बात आएगी कि ये एक मुद्दा उठता है कि जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आएगी तो रोजगार छिन जाएंगे, तो वहाँ पे आप ये लिख सकते हैं कि लेकिन नेस्कॉम का जो अध्ययन है और जो संसद में बताया गया है उसके हिसाब से 4,16,000 रोजगार जनरेट होंगे। इसके अलावा सन 2035 तक एआई द्वारा भारत की अर्थव्यवस्था में 957 बिलियन अमेरिकी डॉलर के अतिरिक्त योगदान देने की उम्मीद है। तो एआई कितना बड़ा हमारे अर्थव्यवस्था में कंट्रीब्यूशन करता है उस जगह पे हम इसको मेंशन कर सकते हैं। ऐसे ही अब यहाँ पे आगे भारतीय संदर्भों में बात की गई कि क्या क्या चैलेंजेस हैं और क्या इससे पॉजिटिव हो सकता है। भारतीय संदर्भों में कुशल कामगारों की ज़रूरत तो बनी रहेगी, लेकिन अकुशल कामगार जो हैं उनके रोजगार पर प्रश्न चिन्ह लगेगा, क्योंकि जिनके हाथ में टैलेंट रहेगा या जो उस एरिया में जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और उसके उनको टेक्निकल एस्पेक्ट्स से जुड़े हुए हैं, तो उन लोगों के लिए तो नए रोजगार के अवसर हो जाएंगे। लेकिन जो चीज़ें एआई टेक ऑफ कर लेगा उससे जो ब्लैंक बनेगा, वहाँ पे जो बेरोजगारी आएगी वो एक बड़ी चुनौती होगी। ऐसे ही छोटे छोटे व्यवसायों के जो उत्पाद निर्माण है उसमें स्वचालन बढ़ेगा, तो अकुशल और ज़रूरत के मानकों पर अक्षम लोगों की बड़े पैमाने पर छटनी होगी। मतलब अब हम मशीनी तौर पे अगर कोई काम करेंगे तो छोटे छोटे उद्यम जो रहेंगे वहाँ पे स्वचालन तो बन जाएगा, वो ऑटोमेटिक जनरेशन तो होगा, लेकिन जो अकुशल लोग हैं और वो फिर भी अपना काम करके देते हैं। जैसे कि अभी हम देखते हैं कि बाइक्स रिपेयरिंग का वर्क जो है वो जनरली हम सड़क किनारे भी रहते हैं, देखते हैं कि वहाँ पे भी वो हो जाता है। उनने उसकी कोई ट्रेनिंग नहीं ली हुई होती है, वो सिर्फ उनका एक एक्सपीरियंस है जिसके बेस पे वो वर्क करते हैं। लेकिन एआई के आने से क्या होगा, मशीनीकृत सब चीज़ें हो जाएगी, उन लोगों के रोजगार पे प्रश्न चिन्ह लगेगा। ऐसे ही यातायात के तमाम साधनों के बीच आज भी, जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल बताया गया है कि जैसे कि यातायात के बहुत सारे साधन के बाद भी कोलकाता में भी हाथ से चलने वाला रिक्शा है, जिसको कि पैर से चला के और वो अपनी आमदनी को मेंटेन करते हैं। लेकिन ऐसे लोगों को एआई के आने से अपने रोजगार में दिक्कत आ सकती है। ऐसे ही बताया गया है यहाँ पे कि 3D प्रिंटिंग प्रौद्योगिकी की सहायता से हम फोरेंसिक साक्ष्य तैयार कर सकते हैं। कृत्रिम मेधा से इनका तथ्यात्मक विश्लेषण कर सकते हैं, जिससे अपराध को रोकने में सहायता मिल सकती है। ये तो एक इसका पॉजिटिव हो गया, लेकिन इसका नेगेटिव ये है कि इन्हीं चीज़ों की सहायता से शातिर अपराधों को भी बढ़ावा मिल रहा है, वो भी तो इसका नेगेटिव यूज़ करेंगे, तो ये इसका नेगेटिव एस्पेक्ट हो गया। ऐसे ही ड्रोन के बारे में बता रखा है कि ड्रोन जो है मरीजों तक जल्दी दवाई पहुंचा रहे हैं, लेकिन ड्रोन जो है वो सेम इस तरीके से जो हथियार है उनकी भी सप्लाई कर रहे हैं।
तो इस तरीके से कुछ चुनौतियों के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। तो आपको ये अपने चीज़ों को अपडेट करना है। अब एक और चैलेंज ये उठ के आता है कि चीज़ें कंटिन्यू बदल रही हैं। जो साइंस टेक होता है उसकी चीज़ें कंटिन्यूटी में बदल रही है, लेकिन हम उसका जो रेगुलेशन कर रहे हैं वो अभी 2000 में जो कानून बना था उसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो हमें उसमें भी अब अपडेशन की ज़रूरत है। तो ये भी एक चैलेंज इसका बना हुआ है। ये कुछ एआई से रिलेटेड जब आपको चुनौतियों के बारे में आएगा तो वहाँ पे आप इन पॉइंट्स को अपने नोट्स में ऐड कर लेना। नेक्स्ट टॉपिक है कॉरपोरेट प्रशासन को लेके। अभी हमारे राष्ट्रपति जी ने कॉरपोरेट प्रशासन के बारे में कुछ बात कही है। तो अब ये कॉरपोरेट प्रशासन जो टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। और ये जो टॉपिक है आपके जो पेपर 2 है, जहाँ पे कि हम जो गवर्नेंस वाला जो टॉपिक पढ़ते हैं उसके अंतर्गत आएगा। और एथिक्स पेपर 4 में भी है कॉरपोरेट प्रशासन एज इट इज़ टॉपिक मेंशन है। तो इसके सारे आयाम को आपको पढ़ना है। यहाँ पे हम इसके बारे में डिटेल डिस्कस नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आपको एक टॉपिक जो इमर्ज हो सकता है क्योंकि कि राष्ट्रपति ने डिस्कस कर दिया है इसके बारे में, तो आपको उसके बारे में सारे एस्पेक्ट्स क्लियर करने हैं। यहाँ पे एक लाइन कही है कि दीर्घकालिक टिकाऊ विकास और समावेशी विकास के लिए प्रभावी कॉरपोरेट प्रशासन भी जरूरी है। तो आप समावेशी विकास, टिकाऊ विकास जहाँ पे बात आए वहाँ पे इस चीज़ को मेंशन कर सकते हैं कि कैसे हम इसको बढ़ावा दे सकते हैं। तो कॉरपोरेट प्रशासन को मजबूत करके हम इन चीज़ों को बढ़ावा दे सकते हैं। एक पॉइंट हो गया आपके लिए। नेक्स्ट है एक साथ चुनाव कराने को लेके। तो हमने इससे पहले भी इस टॉपिक के बारे में डिस्कस किया था कि अभी पूर्व राष्ट्रपति की अध्यक्षता में एक समिति बनी है जो कि इसके सारे एस्पेक्ट्स को देखेगी। तो अभी इसी चीज़ों को लेके डिस्कस चल रही है। अभी एक एडिटोरियल आया जिसमें बताया है कि विधि आयोग जो था 2018 में गठित हुआ था, उसकी ड्राफ्ट रिपोर्ट में उसने एक साथ चुनाव कराने का समर्थन किया था। सेम एज इट इज़ यहाँ पे भी पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ों को बताया गया है। इनने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि सदनों के समय पूर्व भंग होना और मध्यावधि चुनाव हो रहे हैं, जिससे एक साथ चुनाव कराने से भारत का मतलब कि अगर हम एक साथ चुनाव कराते हैं तो लोकतांत्रिक ढांचा प्रभावित नहीं होता है, ये विधि आयोग ने कहा था। फिर इसमें कुछ फैक्ट दिए हुए जो आप देख लेना। फिर इसमें ये बताया गया है इसके फ़ायदे क्या हो सकते हैं। तो पहला फ़ायदा है धन की बचत होगी। दूसरा है कि जो सुरक्षा बल और प्रशासनिक व्यवस्था है उसका बोझ कम होगा। तीसरा है योजनाएं बेहतर ढंग से समय से लागू हो सकेगी। फिर चौथा है प्रशासनिक तंत्र लगातार चुनाव कराने में व्यस्त रहता है, इसकी बजाय वो विकास पर ध्यान दे सकेगा। ऐसी आगे कुछ फैक्ट्स दिए हुए हैं जिसको कि आप देख लेना। इसके बारे में हमने अच्छे से डिस्कस किया, इसलिए हम इस पर डिटेल में नहीं डिस्कस कर रहे, सिर्फ इम्पोर्टेंट इवेंट्स ही डिस्कस कर रहे हैं। ऐसी जो खर्चे हैं उनसे बचा जा सकेगा। केंद्र, राज्य और अब चैलेंज क्या आएंगे, तो केंद्र, राज्य और स्थानीय स्तर की जो दल होते हैं वो स्थानीय मुद्दों को लेकर उभरते हैं, स्थानीय मुद्दों पे चुनाव लड़ते हैं। तो जो कहीं न कहीं स्थानीय मुद्दे हैं वो दबे रह जाने की गुंजाइश इसमें बनती है। एक और जो है क्षेत्रीय जो दल है उनके अस्तित्व पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है, क्योंकि कि जो राष्ट्रीय दल हैं वो इसमें प्रमुख हो जाएंगे। तो ये इसके एक चैलेंज के रूप में उभर के आता है। तो ये इसके एक साथ एक चुनाव कराने के जो मुद्दे थे उसके पॉजिटिव और नेगेटिव देखे हमने। एक रिपोर्ट आई है, नेक्स्ट न्यूज़ है इसमें विदेशी प्रजातियों को लेके। तो इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज IPBES जो कि इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी एक रिपोर्ट आई है जिसमें उसने कहा है कि विदेशी प्रजातियों के कारण दुनिया भर में जैव विविधता को नुकसान हो रहा है। इसके कुछ एस्पेक्ट है, जैसे कि लगभग 6% एलियन पौधे, 22% एलियन अकशेरुकी और 14% एलियन कशेरुकी विदेशी रोगाणु घुसपैठिया माने जाते हैं, जो प्रकृति और लोगों के लिए बड़ा खतरा पैदा कर रहे हैं। इन विदेशी प्रजातियों के कारण लगभग 42% संकटग्रस्त या लुप्तप्राय प्रजातियां खतरे में। ये सबसे इम्पोर्टेंट डेटा है, आपको सिर्फ इसको याद रखना है कि विदेशी प्रजातियां हैं जो है उसके कारण 42% जो हमारे संकटग्रस्त और लुप्तप्राय प्रजातियां हैं वो संकट की अवस्था में हैं या खतरे में हैं। ये एक फैक्ट था जिसको कि आप अलग अलग जगह पे यूज़ कर सकते हैं।
एक एडिटोरियल आया है दैनिक जागरण या जनसत्ता में, आप देख लेना, विकास के समानांतर गरीबी की चुनौती। ऐसे एडिटोरियल पढ़ने से आपको जो गरीबी जैसा जो टॉपिक है, विकास और गरीबी कॉन्ट्रास्ट में जो क्वेश्चन आते हैं उनको सोल्व करने में आसानी होगी। तो आप इस एडिटोरियल को ज़रूर पढ़ना। हो सकता है इसमें फैक्ट ना मिले, या हो सकता है इसमें आपको आंसर राइटिंग के लिए कुछ मुद्दा ऐसे एज ए डेटा नहीं मिले, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी के लिए ये बहुत ज़रूरी है। यहाँ अभी जो हमारा G20 है वो दिल्ली में होने वाला है सम्मेलन, उसके बारे में, G20 के बारे में कुछ फैक्चुअल जानकारी यहाँ पे दी हुई है, वो आप पढ़ लेना। यहाँ पे मैंने हाईलाइट कर दिया है, आप देख लेना, क्योंकि हम इसके बारे में भी काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं। अभी आगे और भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि जब सम्मेलन होगा तो कुछ बातें निकल के आएगी, तब हम उसके बारे में और आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है बिहार में जाति आधारित गणना में ट्रांसजेंडर्स को जो शामिल किया जाने की बात थी, उसको लेके उसके खिलाफ याचिका दाखिल हुई है। इस पूरे इवेंट से हमको कोई मतलब नहीं है, हमको मतलब है अति संवेदनशील वर्ग। हमारे टॉपिक का टॉपिक एक हमारे सिलेबस में मेंशन है पेपर 1 में, वहाँ पे ये लोग भी आते हैं, ट्रांसजेंडर्स भी, उनके हित कहाँ कहाँ प्रभावित होते हैं, कहाँ क्या चैलेंज आ रहे हैं, उससे रिलेटेड ये न्यूज़ है। ये एक इवेंट है जिसको क्या आप यूज़ कर सकते हैं कि हम एक तरफ उनको पहचान देने की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरी तरफ इस तरीके से इश्यू उठते हैं कि उनको जाति आधारित जनगणना में शामिल न करना, ये उनका एक चैलेंज है। तो आप जब भी चैलेंज की बात आए उनके, तो आप इसको मेंशन कर सकते हो। फिर 2 एडिटोरियल है यहाँ पे, आपको उनको पढ़ना है। एक तो एक साथ एक चुनाव को लेके हैं, जिसके बारे में आप पढ़ लेना, जहाँ से हो सकता है 2-3 फैक्ट्स मिल जाए। अब इससे ज़्यादा आपको हम डिस्कस कर चुके हैं, पॉइंट्स भी हमको मिल चुके हैं 4-5 दोनों साइड के। इससे ज़्यादा आपको ज़्यादा फैक्चुअल में नहीं जाना है, ज़्यादा पॉइंट्स कलेक्ट करने पे बिलीव नहीं करना है। आपको बस पढ़ते रहना है कि क्या हो रहा है, और ताकि आपकी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी बन और आप जो पॉइंट्स पढ़ रहे हैं, या आप जो नेगेटिव या पॉजिटिव देख रहे हैं, वो किस तरीके से रूप ले रहा है, बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। इसलिए ये पढ़ना है आपको। ऐसे ही नेक्स्ट एडिटोरियल है कुशल हाथों में देश का भविष्य। ये जो है कौशल विकास को लेके टॉपिक बनता है, जिसके बारे में है, या आप पढ़ना। जब भी कभी आगे कोई न्यूज़ बनेगी इसके बारे में, हम इसके ऊपर डेफिनेटली डिस्कशन करेंगे, क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो ये थी 2 दिनों की कुछ इम्पोर्टेंट करंट इवेंट्स जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। आई होप आपको यूज़फुल लगा होगा, और आपकी जो मेंस की जो प्रिपरेशन है उसको एक नया आयाम देगा। कल नेक्स्ट सेशन में हम 6 सितंबर के इम्पोर्टेंट करंट इवेंट को डिस्कस करेंगे। तब तक आप इन चीज़ों को रिवाइज करें, अपडेट करते रहें, और हाईलाइटेड पॉइंट्स को अपने नोट्स में शामिल कर लें। थैंक यू सो मच।